उस समय जो रानी रूपमती थी वो काम वासना में अंधी हो चुकी थी, जिस कहानी को सुनकर कोई भी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधी सफर की एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं 400 वर्ष पुरानी एक ऐसी भूतिया हवेली को दिखाने के लिए जिसमें स्वयं रानी की आत्मा भटकती है और इसमें जुड़ी हुई है रानी की हवस की एक बहुत ही पुरानी कहानी। बताया जाता है कि रानी ने स्वयं इस हवेली को खंडर में तब्दील कर दिया और आज भी रानी की आत्मा इस हवेली में घूमती है। आ जाइए पहले हम इसके अंदर चलते हैं। देख सकते हो, सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो उस समय सैनिकों के बैठने के लिए ये कक्ष बनाए गए थे ताकि सैनिक यहाँ पर बैठकर गेट की सुरक्षा कर सकें। और यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो हमें दिखाई देता है हवेली का वो एरिया जो लगभग 3 मंजिला बना हुआ है। बताया जाता है कि एक समय जब राजा यहाँ पर शासन किया करते थे तो जब भी वो इस दरवाजे से अंदर जाते थे, ऊपर रानियां, राजकुमारियां, दासियां खड़े होकर फूलों की बारिश किया करती थीं और नीचे दोनों तरफ सैनिक बैठा करते थे। इस तरफ देखोगे तो बुर्ज बना हुआ है, बुर्ज पर भी सैनिक खड़े होकर सुरक्षा किया करते थे। तो सबसे पहले हम इस हवेली के अंदर जाएंगे, फिर जानेंगे उसकी डरावनी कहानी को। आ जाइए। देख सकते हो, आज हवेली की जो दुर्दशा है वो बेहद ही दर्दनाक है। 400 वर्ष पुराने कमरे और ये दरवाजे हमें नजर आ रहे हैं। ऊपर इसका छत भी सलामत है, लेकिन आज गौवंश यहाँ पर बैठा रहता है और जगह जगह आपको ये गोबर डला हुआ दिखेगा। देख सकते हो, छोटे छोटे दरवाजे हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उसी भूतिया हवेली के अंदर जिसके अंदर आने से लोग दिन में भी डरते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी हालत को देखिए, फिर उस रहस्यमय डरावनी कहानी को जानिए जिसमें एक रानी ने अपने रूप की सुंदरता के चलते, अपनी काम वासना के चलते स्वयं अपने राजा को ही मार दिया था। और इस हवेली में आज भी उस रानी की आत्मा भटकती है और आज भी ये हवेली को उस रानी ने खंडर में तब्दील कर दिया। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर काफी सुंदर बनावट आपको नजर आएगी, जो लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए थे, छोटे छोटे मेहराब वाले दरवाजे और दानाले। इसके अंदर भी आप देखोगे तो लगभग 2 से 3 मंजिला एक समय हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में आज पूरी तरह से टूट चुकी है। देख सकते हो, अंदर घास फूस उग चुका है, लेकिन रानी के भूत की वजह से यहाँ पर लोग बाग आने से डरते हैं, इसीलिए इसकी कुछ भी देखभाल नहीं है। रानी की हवस की कहानी अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप लोग डर जाओगे। वो कहानी भी हम जानेंगे, उसके पहले देख लीजिए 3 से 4 मंजिला बनी इस हवेली को, जो आज एक छोटी सी रानी की जिसे रानी की एक छोटी सी गलती ने पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर दिया है। इस तरफ चाहे जिस तरफ आप देखें, पूरी तरह से ये टूटने की कगार पर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस हवेली के खंडर होने की, उस कहानी की। कौन थी वो रानी जिसने काम वासना के चलते अपने ही राजा का खून कर दिया था? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लगभग आज से 400 वर्ष पहले की। 400 वर्ष पहले यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था धर्मसेन, और उनकी एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रूपवती। सिर्फ उनका नाम ही रूपवती नहीं था, वो वास्तव में रूप की रानी थी। उनके सामने स्वर्ग की परियां भी फीकी पड़ जाएं, ऐसी उनकी सुंदरता का बखान हमें मिलता है। जो राजा धर्मसेन थे वो धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले थे, अधिकांश अपना समय धर्म कर्म में ही लगाया करते थे, जिसकी वजह से वो रानी रूपमती की तरफ अपना ध्यान कम दिया करते थे। लेकिन जो रानी रूपमती थी वो हमेशा अपने रूप के घमंड में ही चूर रहा करती थी और बहुत ही कामुक स्त्री थी। अधिकांश उनका जो ध्यान था वो काम वासना में लगा रहता था, लेकिन कभी भी राजा धर्मसेन ने रानी रूपमती की काम वासना की ओर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, एक समय था जब ये पूरी जो रियासत है बहुत ही
अच्छी और संपन्न रियासत हुआ करती थी। तो यहाँ पर इस रियासत में एक चोर हुआ करता था जिसका नाम था लखा। जो लखा चोर था वो देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही हष्ट पुष्ट गठीले बदन वाला था। और लखा चोर का एक ही काम था, आए दिन चोरी करना और उससे अपने परिवार का गुजारा चलाना। एक दिन लखा चोर अपने घर पर सो रहा था तो उसने सोचा कि मैं रोज रोज चोरी करता हूँ और रोज अपना गुजारा चलाता हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और जिस दिन मैं पकड़ा गया उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों को कौन संभालेगा। तब वह उस दिन पूरी रात जागता रहता है और अपने मन में सोचता है कि क्यों ना मैं राजा की हवेली में, राजा के महल में चोरी करूं। एक ही बार चोरी करने पर इतना धन मिलेगा कि मेरे कई पीढ़ियों की गरीबी मिट जाएगी, रोज रोज की जान जोखिम में भी नहीं पड़ेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो एक दिन राजा की इसी हवेली में चोरी करने के लिए आता है। रात के 10 बज चुके थे। रात के 10 बजे लखा चोर जब राजा धर्मसेन की इस हवेली में चोरी करने के लिए आता है तो वह देखता है कि राजा अपने सैन्य कक्ष में रानी के साथ है। तो वो सभी सैनिकों से बचते बचाते हुए राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचता है। और राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचने पर वह देखता है कि राजा धर्मसेन तो गहरी नींद में सोए हुए हैं, लेकिन जो रानी रूपमती है वो अपने शरीर के वस्त्रों को निकाल के यानी कि अर्धनग्न अवस्था में वहां पर बैठी हुई है और राजा को जगा रही है, लेकिन राजा अपनी नींद में बुरी तरह से चूर है। जब लखा चोर ये नजारा देखता है तो वो एकदम से डर जाता है, सोचता है कि अगर मैं अभी चोरी करने गया तो रानी मुझे देख लेंगी और रानी राजा को जगा देंगी और राजा मुझे मौत के घाट उतार देगा। तब लखा जो चोर था वो सोचता है कि मैं अर्धरात्रि के समय चोरी करूंगा, उस समय रानी भी सो जाएगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। लखा चोर अर्धरात्रि का इंतजार करने लगता है और जब अर्धरात्रि होती है तो लखा चोर झरोखे से फिर से देखता है तो क्या देखता है कि रानी जो रूपमती थी वो अब भी जाग रही थी और राजा गहरी नींद में सो रहे थे। लखा जब वहां से देख रहा था तो वहीं पर पास में रखा हुआ जो राजा का मदिरा पात्र था वो नीचे गिर जाता है और जिसकी आवाज रानी के कानों तक पहुंच जाती है। रानी ने जब ये देखा कि कोई यहाँ पर है तो रानी अपनी नंगी तलवार को लेकर दौड़ती है और जाकर के चोर का पीछा करके उसे पकड़ लेती है, उसकी गर्दन पर तलवार जमा देती है। कहती है कि तू कौन है, सच सच बता तू यहाँ किस लिए आया था, वरना तेरा सिर और मेरी तलवार होगी। चोर बुरी तरीके से डर जाता है, कहता है महारानी साहिबा मैं एक चोर हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरे बाल बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं घर परिवार वाला चोर हूँ, मैं घर परिवार वाला आदमी हूँ और अपनी गरीबी को मिटाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए मैं आपकी हवेली में चोरी करने के लिए आया था, मेरी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। रानी रूपमती कहती है कि तू चोर है, लेकिन तूने गलत जगह चोरी करने की सोची। अब तूने यहाँ चोरी करने की सोची है तो मैं राजा साहब को जगा देती हूँ और वो अभी तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। चोर बड़ी मिन्नतें करने लगता है, रानी के पैरों में गिर जाता है, कहता है रानी साहिबा मेरी गलती को माफ करें, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब रानी रूपमती कहती हैं कि अगर तू यहाँ से जीवित जाना चाहता है तो तुझे मेरा एक काम करना होगा, मेरी एक शर्त है। चोर कहता है कि रानी आप बताइए मैं आपके किस काम आ सकता हूँ, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। रानी रूपमती कहती है कि चोर तुझे मेरा एक काम करना होगा, मुझे काम सता रहा है, मैं काम वासना में बिल्कुल अंधी हो चुकी हूँ, राजा मेरा ख्याल नहीं रखती, तेरा शरीर बहुत गठीला है और तू देखने में भी सुंदर है, अगर तू मेरे साथ समागम करे तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। चोर जब ये रानी के शब्द सुनता है तो एकदम से अंदर से डर जाता है, कहता है कि रानी साहिबा मैं एक चोर हूँ और आप एक रानी हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। रानी कहती है कि सोच ले, तुझे अपनी जान प्यारी है या तू मेरे साथ समागम करने के लिए तैयार है, क्या करना चाहता है। चोर बड़ी दुविधा में पड़ जाता है, कहता है कि कहीं राजा जाग गए तो फिर उसकी जान कोई नहीं बचा सकता। चोर कुछ समय सोचता है और फिर कहता है कि रानी मैं आपके साथ समागम करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप थोड़ा समय दीजिए, मुझे लघु शंका लगी है, आप मुझे लघु शंका से निवृत्त होकर आने दीजिए, फिर मैं आपके साथ समागम करने के लिए तैयार हूँ।
रानी कहती है कि ठीक है, और रानी अपनी तलवार उसकी गर्दन से हटाती है और तलवार की नोक से इशारा करते हुए कहती है कि जा, उधर पेशाब घर है और तू लघु शंका से निर्वत होकर जल्द मेरे पास आ, क्योंकि मुझे काम वासना अंदर से बहुत ही तड़पा रही है। मैं कई वर्षों से प्यासी हूं, आज तू मेरी प्यास को बुझा। लखा चोर जब लघु शंका करने के लिए पेशाब घर जाता है तो देखता है कि पेशाब घर में एक छोटा सा झरोका है और वह वहीं से उस झरोके से भाग निकलता है। और भागते भागते जब वह महल के आखिरी दरवाजे पर पहुंचता है तो वहां पर सैनिक कड़ा सुरक्षा में खड़े हुए थे। एक सैनिक लखा चोर को देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि तू कौन है और इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी तू महल में कैसे आया। लखा चोर सैनिक के पैरों में गिर जाता है, कहता है कि मुझे माफ करें, मैं एक चोर हूं। और लखा चोर उस समय बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था तो अपनी सारी कहानी उस सैनिक को बता देता है। सैनिक से मिन्नतें करने लगता है कि मुझे जाने दो। सैनिक कहता है कि तूने राजा के महल में चोरी करने की कोशिश की है, मैं तुझे जाने कैसे दे सकता हूं। तब लखा चोर उसके पैरों में गिर जाता है, कहता है मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूं, मुझे जाने दो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसका पाप तुम्हें लगेगा। सैनिक को लखा चोर पर दया आ जाती है, कहता है कि ठीक है, मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा, मेरी एक शर्त है। लखा चोर कहता है कि भाई क्या शर्त है, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं। सैनिक कहता है कि तू जा और रानी के पास जाकर रानी रूपमती से कहना कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन उसके पहले तुम्हें राजा की गर्दन को कलम करना होगा। लखा चोर जब सैनिक के शब्द सुनता है तो कहता है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, अब मैं कैसी दुविधा में फंस गया हूँ। रानी से समागम करने के बाद तो शायद मैं बच जाता, लेकिन रानी से जब मैं ये कहूंगा कि राजा को सोते हुए ही मार दो तो रानी मुझे जान से मार देगी, आज मेरे प्राण नहीं बचेंगे। लखा चोर सोचता है कि ठीक है, कैसे भी करके मुझे अपने प्राणों को बचाना है। सैनिक से कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूं। सैनिक लखा चोर को छोड़ देता है और वह चोर रानी के पास में जाता है। रानी रूपमती के पास में जब जाता है तो कहता है कि रानी, मैं आपके साथ समागम करने के लिए तैयार हूं, आपका कहे अनुसार मैं आपके काम को मिटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके पहले तुम्हें राजा को मारना होगा, क्योंकि अगर मैं आपके साथ समागम कर रहा हूं और राजा जाग जाते हैं तो वो हम दोनों को जान से मार देंगे। रानी कहती है कि बस इतनी सी बात, अरे राजा को तो मैं अभी मार देती हूँ। क्योंकि दोस्तों उस समय जो रानी रूपमती थी वो काम वासना में अंधी हो चुकी थी, और कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बुरा जो नशा होता है वो काम वासना का होता है। रानी उस वक्त होश में नहीं थी, उसे पता नहीं था कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है। रानी उसी तलवार को लेकर जाती है और एक ही झटके में राजा का सर कलम कर देती है। और जैसे ही राजा का सर कलम होता है तो सैन कक्ष में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। रानी ने जब ये नजारा देखा तो उसका काम वासना का भूत उतर चुका था, और जब राजा के खून से निर्वत उस सैन कक्ष को देखा तो रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। क्योंकि रानी काम वासना में अंधी होकर राजा को मार तो देती है, लेकिन उस कमरे में फैले हुए खून के दर्दनाक दृश्य को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इधर लखा चोर समय पाकर भाग लेता है, और जैसे ही सवेरा होता है तो सारे महल में, इस सारी हवेली में कोहराम मच जाता है, चारों तरफ रोने की आवाजें आती है। रानी भी राजा धर्मसेन के पास बैठकर गहरी गहरी लंबी लंबी तेज तेज दहाड़े मार रही थी। सारे महल में सिर्फ यही चर्चा हो रही थी कि राजा साहब को किसने मार दिया। अधिकांश लोग रानी रूपमती की ओर संदेह जता रहे थे, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद ये ऐलान होता है, ये मुनादी कराई जाती है कि रानी रूपमती राजा धर्मसेन के साथ सती होने वाली है, चिता पर सती होगी। तो जो लोग रानी पर संदेह कर रहे थे उनका संदेह भी दूर हो जाता है कि रानी तो राजा के साथ सती होने के लिए तैयार है, तो फिर राजा को किसने मारा। उधर वह सैनिक भी सोच रहा था राजा को चोर ने मारा या रानी ने। तब रानी जो रूपमती थी वो राजा की चिता में बैठकर सती होने के लिए जब तैयार होती है तो सारे महल के लोग, सारे आम लोग जब राजा की चिता को लकड़ी देने के लिए आते हैं तो वह सैनिक का भी नंबर आता है। वह सैनिक जब
राजा की चिता को लकड़ी देता है तो रानी के कान में कहता है कि रानी साहिबा, आप तो राजा की चिता के साथ सती हो जाएंगी, लेकिन मेरे मन में जो जिज्ञासा है उसका क्या होगा। रानी कहती है कि ये सैनिक कौन सी जिज्ञासा। तब वह कहता है कि रानी साहिबा, मुझे ये तो बताइए कि राजा साहब को आपने मारा या उस चोर ने। दरअसल उस रात क्या हुआ। जब रानी उस सैनिक के शब्द सुनती है तो रानी समझ जाती है कि ये सैनिक सब कुछ जानता है, और अगर मैं सती भी हो गई तो भी ये सारे महलवासियों को, सारी प्रजा को बता देगा कि रानी काम वासना में अंधी होकर एक चोर के साथ समागम करने के लिए कितनी बुरी तरीके से गिर चुकी थी। रानी उसी वक्त उस सैनिक पर टूट पड़ती है और उस सैनिक को जान से मारने की सोचती है, लेकिन परमात्मा की कृपा से वह सैनिक बच जाता है। उधर सेनापति मंत्री सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वह सैनिक सारा हाल, उस रात जो कुछ हुआ था वो बता देता है। फिर उसके बाद रानी को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, और जब रानी को सूली पर चढ़ाया जाता है तो रानी की जो आत्मा थी वो भटकने लगती है। बताया जाता है कि रानी को मुक्ति नहीं मिली। उसके बाद रानी की आत्मा ने यहाँ पर ऐसा कोहराम मचाया कि इस पूरी हवेली को खंडर बना दिया। उसके बाद कोई भी राजा, कोई भी मंत्री, कोई भी सेनापति यहाँ पर रुक नहीं सका। रानी की आत्मा आज भी तलवार लेकर यहाँ पर घूमती है, भटकती है, और जो कोई भी यहाँ पर रात में नजर आ जाता है उसके ऊपर हमला करने लगती है। 400 वर्ष से ये भयानक कहानी इस हवेली में आज भी बार बार रिपीट हो रही है। आज भी देख सकते हो हवेली के 3 से 4 मंजिला जो कक्ष है किस तरह से डरावने दिखाई दे रहे हैं। आज भी इसमें लोग बाग दिन में आने से भी डर जाते हैं। एक भयानक कहानी यहाँ पर छुपी हुई है, जिस कहानी को सुनकर कोई भी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं। रानी रूपमती तो उस समय मारी गई, लेकिन आज भी उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। उन लोगों को भी रानी रूपमती ने नहीं बख्शा जिन लोगों ने रानी रूपमती को सजा दी। चुन चुन के रानी रूपमती ने सबसे बदला लिया। ऐसी ही कहानी इस हवेली से जो जुड़ी हुई है तो लोग बागों ने हमें बताया, जिसको छानबीन करने के लिए, जिसको समझने के लिए आज जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक डरावना माहौल हमें दिखाई दे रहा है। ये दीवारें, एक समय यहाँ पर राजा का दरबार हुआ करता था, आम लोग यहाँ पर बैठा करते थे और आम लोगों की सुनवाई हुआ करती थी, लेकिन आज सारे सिंहासन वगैरह टूट चुके हैं। देख सकते हो कितनी सुंदर बनावट एक समय इसकी रही होगी। 3 से 4 मंजिला पर हम जाएंगे तो इतनी सुंदर भित्ति चित्र उसमें बने हुए हैं, लेकिन डर के कारण आज उसमें कोई सफाई करने नहीं जाता। चारों तरफ छत पर घास फूस उग चुका है, क्योंकि दोस्तों बताया गया है कि स्त्री किसी की नहीं होती, प्रिया चरित्र जाने ना कोई, और कसम मार के सती जी हुई। ऐसा ही कुछ रानी ने भी किया था। रानी रूपमती की आत्मा ने आज इस हवेली का पूरा नक्शा बदल के रख दिया है। लोग बाग आज भी जब उस कहानी को सुनते हैं तो कोई यकीन करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों ने बताया कि ये कहानी बिल्कुल सच है। रानी रूपमती ने एक ऐसा कृत्य किया जिसकी वजह से लोग बाग इस जगह पर, इस हवेली में आने से डरते हैं। लोग बागों को रानी रूपमती का डर सताता रहता है, और हम अधिकांश ऐसी भूतिया और रहस्यमय कहानी वाली हवेलियों को, महलों को ढूंढते रहते हैं। दोस्तों आज हमने जो आपको ये हवेली दिखाई है जो कि भूतों के रहस्य से भरी हुई है, एक बहुत ही प्राचीन कहानी जिसमें छुपी हुई, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।